गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन करेंगे साइको के 20 क्वेश्चन आते हैं ना फर्स्ट पेपर में। जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें साइको के 20 क्वेश्चन आते हैं, उनके अपन आंसर किए ना जो आरपीएससी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? किस क्षेत्र में दिखाई देता है स्पष्ट रूप से? विद्यार्थियों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में और पाठ्यचर्या निर्माण। किस में दिखाई देता है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व? किस में दिखाई देता है? किस क्षेत्र में दिखाई देता है? विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। हाँ, उसने मतलब जो विकास हुआ है उसकी जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताओं में दिखाई दे रहा है विकास, तो उसको समझने में अपने को शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व दिखाई देता है। फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं, हर एक विद्यार्थी अलग होता है, हर एक विद्यार्थी अलग होता है, उसमें अलग भिन्नताएं होती है, उसके सीखने की अलग तरीका होता है, हर एक का अलग तरीका होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। फिर है प्रभावी शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, कौन सी शिक्षण विधि अधिक प्रभावी है उसको समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। फिर नेक्स्ट है पाठ्यचर्या निर्माण में। तो पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं अपन, पूरा जो एक बुक होती है उसको अलग अलग इकाई में डिवाइड करके अपन पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। और पाठ्यचर्या में और भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे सहशैक्षिक गतिविधियां होती है वो भी पाठ्यचर्या में आती है, तो उसके निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो चारों के चारों ऑप्शन अपना राइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट में ये रहा, ए बी सी डी, चारों के चारों राइट है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है? वृद्धि होती है ओनली, जैसे हाइट बढ़ रही है उसका केवल ग्रोथ होती है ना, वो मतलब केवल फिजिकली हो सकती है ना। और विकास क्या होता है? ऑल ओवर डेवलपमेंट, मेंटली फिजिकली जो सारा होता है वो आता है विकास के अंदर। और ओनली फिजिकली जो वृद्धि, जो ग्रोथ हो रही है वो वृद्धि के अंतर्गत आती है ना। तो ये है अपने वृद्धि और विकास में डिफरेंट। तो अपना ये किस में आएगा? वृद्धि और विकास किस में है? ये आएगा अधिगमकर्ता के अंदर। किस में आता है? अधिगमकर्ता के अंदर। फिर अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है, भाषा अव्यक्त का माध्यम बनने लग जाती है? कौन जो पियाजे हैं इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की, तो इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना सीख जाता है? कौन सी अवस्था में अभिव्यक्त करना सीख जाता है? कौन सी अवस्था में सीखता है? पहली तो इन्होंने बताई थी, फर्स्ट है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो ये होती है इंद्रिय जनित होती है वो 0 से 2, 0 से 2। फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 4। फिर होती है मूर्त, ये अपनी होती है 4 से 7। फिर ये होती है 7 से 12। तो कौन सी जो अवस्था है उसमें बालक अपनी भाषा को सीख जाता है? कौन सी अवस्था में सीख जाता है भाषा को अभिव्यक्त करना? तो इंद्रजनित गामक अवस्था 0 से 2, उसमें तो वो संकेतों से समझाता है, उसको बोलना नहीं आता, अपनी भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक, इस अवस्था में बालक अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना सीख जाता है, वो बोलना सीख जाता है, उसको कुछ चाहिए तो बोल के बता देता है। और 0 से 2 में वो बोल नहीं पाता, उसको क्या चाहिए तो वो ऐसे संकेत करके ही बताता है, कुछ कुछ वर्ड्स बोलते बच्चे, लेकिन वो पूरा अपना अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो कौन सी में कर पाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त में क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चा देख के उसके बारे में वर्णन कर देगा, 2 चीजें पढ़ी है तो उनमें डिफरेंट कर देगा, तुलना कर देगा। फिर औपचारिक में उसमें बिना देखे किसी चीज, जैसे मैथ्स का सवाल है तो उसको बिना मतलब अपने माइंड से किसी को सोल्व करना, किसी कोई चीज इमेजिन करना,
उसके बारे में लिखना, वो औपचारिक के अंतर्गत आता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? आत्म परिपूरक पारस्परिकता कौन से चरण की है? जो ये कोलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्टेप दिए थे, 3 सिद्धांत दिए थे। उनमें से किसके अंतर्गत आत्म परिपूरक पारस्परिकता आता है? तो इसका जो है, जो ये आएगा साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता के अंतर्गत ये आता है। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि बच्चों के मन में ये भाव आता है कि इसमें ये जो स्टेज है वो है 6 से 9 साल के बीच की, जो ये एज है वो 6 से 9 साल की आत्म परिपूरक पारस्परिकता जो एज है वो किस में होता है? 6 से 9 साल की एज में होता है। इसमें होता क्या है? इसमें बच्चों के मन में ऐसे होता है कि हम किसी बच्चे को कुछ देंगे तो वो वापस रिटर्न में हमें कुछ देगा। जैसे कुछ इनके पास कोई चीज होती है, जैसे कोई भी स्टेशनरी मान लो, तो वो देगा तो वो सोचेगा मुझे भी वापस रिटर्न में ये मिलेगा। इसलिए ये साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता के अंदर आता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। आर कारण संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। कौन सा राइट होगा? कथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। बालक संक्रिया का बोध करते हैं तब वो संभव होती है। जो फिर नेक्स्ट इसका कारण दिया, संक्रिया वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर की सही आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? अधिगम एक उत्पाद है, ना कि एक प्रक्रिया है। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम होता है। परिपक्वता अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा आंसर राइट है? अधिगम होता क्या है? पहले अपन समझते हैं अधिगम होता क्या है। अधिगम अनुभव और प्रयास से। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया। अधिगम यानी सीखना। सीखना एक प्रक्रिया, ना कि उत्पाद। अपन सीखते रहते हैं। अधिगम क्या है? प्रक्रिया है। तो ये तो गलत हो गया। इसने क्या बोला? उत्पाद है ना, उत्पाद नहीं है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम तात्पर्य उन परिवर्तनों जो अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। प्रक्रिया जो अभ्यास और अनुभव से, अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत, व्यवहार में अपेक्षाकृत, इसने बोला अस्थायी परिवर्तन, लेकिन अपेक्षाकृत क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। उसको क्या बोलेंगे? अपन अधिगम बोलेंगे। तो इसका क्या राइट हो जाएगा? इसका परिपक्वता से कभी भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता और अस्थायी नहीं होता, इसकी जगह स्थायी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अभ्यास और परिवर्तनों से सीखा जाता है, अनुभव से सीखा जाता है, तो यह अधिगम कहलाता है। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में इनमें से
मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। तो 5 नियमितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में, कौन से इनमें से कौन से चरण में संलग्न चरण में है, संलग्न करना इस चरण में है। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से, कौन जैव उपागम से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो जैव उपागम से संबंधित, जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है। कौन है, नहीं है, कौन है, हिपोक्रेटस है, गेलन है, सेल्डन है, ऑलपोर्ट नहीं है। ये जैव शारीरिक से नहीं, इन्होंने व्यक्तित्व का दिया तो था, आलपोर्ट ने भी बताया, लेकिन इन्होंने शारीरिक के बारे में हिपोक्रेटस ने बताया, गेलन ने बताया, सेल्डन ने बताया। हिपोक्रेटस ने वो बताया था वात कपर वो पीत वो, और इसने सेल्डन ने वो बताया एक्जोडर्म इजोडर्म, वो अलग अलग उसका टाइप था। लेकिन आलपोर्ट है वो जैव शारीरिक के बारे में नहीं बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलपोर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलपोर्ट। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडोरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है, अंतर्दृष्टि अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम विभेदीकरण, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम और अनुत्तरित प्रश्न। कौन सा इसमें राइट है, अल्बर्ट बांडोरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, किस इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। उन्होंने जैसे प्रदर्शन करके सीखना इसके बारे में बताया था। कुछ इनमें से जो कुछ वैज्ञानिक थे वो व्यवहारिक थे, कुछ थे संज्ञानवादी थे। तो ये अल्बर्ट बांडोरा भी संज्ञानवादी के अंतर्गत आता है। और जो अपने अंतर्दृष्टि ये भी किसने दिया था, वर्दीमर कोहलर ने दिया था। किसने दिया था, कोहलर ने। और अपना प्रयास एवं त्रुटि का थॉर्नडाइक ने, इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे। तो कुछ तो संज्ञानवादी थे, कुछ व्यवहारवादी थे। तो ये तो व्यवहारवादी थे, ये संज्ञानवादी थे। और जो इन्होंने इसका मतलब बताया है कि वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी अपन किसी को मतलब अधिगम सिखा सकते हैं। तो उसको किसके अंदर रखेंगे, उसको रखेंगे अधिगम विभेदीकरण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखेंगे, वास्तविक प्रदर्शन के बिना भी। तो उसको किस में रखेंगे, अधिगम विभेदीकरण के अंतर्गत रखेंगे। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहार को बाल अवस्था की इच्छाओं और प्रेरणाओं एवं व्यवहार के अनुकूलन बना लेता है तो इसे कहा जाता है। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं मतलब जैसे पहले बालक की तरह करने लग जाता है, पहले था वैसे करना है। जैसे कोई लड़की होती है अपने ससुराल से पियर जाती है तो अपनी माँ के गोद में सर रखकर सोती है, तो उसको मतलब बचपन वाली फीलिंग लेती है। तो इसको अपन किसके अंतर्गत रखेंगे, इसको अपन रखेंगे प्रतिगमन। किसके अंतर्गत रखेंगे, प्रतिगमन के अंतर्गत रखेंगे। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टनबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है, समस्या से संबंधित। समस्या के संबंध में जो भी है वो जो ये इसकी जो त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत है उसमें किस घटक के अंतर्गत आती है, ये आता है। जो समस्या से संबंधित जो भी होता है वो घटक के अंतर्गत आता है। और कौन से घटक के अंतर्गत आता है, मेगा घटक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, मेटा घटक के अंतर्गत। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी, स्थानिक बुद्धि में तेज है तो इसको कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा सहारा देगी। ऐतिहासिक तिथियां याद करना, गणितीय समस्याओं को हल करना, त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्प और निम्न रेखन। कौन सा करेगा, इसमें सबसे ज्यादा उसको त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्प कल्पना वो सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करेगा, सहारा देगा उसको। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है।
ये किसने दिया था? सोलह कारक वाला केटल ने। किसने दिया था? केटल ने दिया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक प्रकार का उपागम पर आधारित है, इसमें 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित है, राइट है। ये शील गुण उपागम पर आधारित है, राइट है। ये एक प्रेक्षेपी परीक्षण नहीं है, नहीं है, एक प्रेक्षेपी परीक्षण नहीं है, राइट है। तीनों के तीनों राइट है, लेकिन ये पहला है जो इसका सही नहीं है। फिर अपना नेक्स्ट है, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है, चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वो खेल खत्म करने में कामयाब रही, जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? अभिप्रेरणाएं दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य अर्जित, द्वितीयक आंतरिक। तो मतलब वो अंदर से उसको लग गई, फिर भी वो खेले जा रही है, किसी ने कुछ नहीं बोला, खेल के वो जीत गई, कितना भी दर्द हो रहा फिर भी वो जीत गई। तो इसके अंतर्गत कौन सी प्रेरणा है? आंतरिक। वो अंदर से उसको ऐसा आ रहा है कि हमें जीतना ही है, हमें ये करना ही है, हारना नहीं है। तो ये कौन सी अभिप्रेरणा होती है? आंतरिक। अपने को कोई बाहर से बोलना है तुम्हें ये करना है, तुम्हें करना ही है, तो वो कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा होती है, लेकिन ये आंतरिक थी। फिर अपना नेक्स्ट, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर, पहले उसने कोई अर्जित कर रखी है, अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे से अधिक सफलता मिल सके। सफलता मिलना एक अर्जित अभिप्रेरणा ही है, जो बाहर से मिल रहा है वो सब अर्जित है, बाह्य अभिप्रेरणा है। तो इसके अंतर्गत क्या सफलता अधिक से, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा किसके अंतर्गत आ जाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट, निम्नलिखित में शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिगत भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? कौन सा है जो व्यक्तिगत भिन्नता को इंगित नहीं करता? रुचिपूर्ण गृह कार्य देना, करता है। व्यवसाय निर्देशन देना, करता है। सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, सही है। अध्यापन विधियों को भिन्नता रखना, अध्यापन विधियों में भिन्नता रखना, ये राइट है। लेकिन समान निष्पादन स्तर तय करना क्या है? समान निष्पादन स्तर तय करना गलत है। इसका राइट आंसर यही होगा। अलग अलग सब, प्रत्येक स्टूडेंट अलग है, भिन्न है, तो उनको उनकी रुचि के अनुसार गृह कार्य देना वे सही है। फिर व्यवसायिक निर्देशन देना वो भी सही है। हर को अलग अलग व्यवसाय होगा, सबका एक व्यवसाय नहीं होगा। फिर सभी के लिए समान निष्पादन, सबके लिए समान निष्पादन स्तर नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग होता है। अध्यापन विधियों में भिन्नता, जो विधियां होती है उनमें भिन्नता होती है, सही है। सीखने की जो विधि होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्पादन स्तर समान। नेक्स्ट है, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रतिबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? पीयूष के पास क्या है? दूसरों की भावनाओं को प्रतिबद्ध करने। संवेगात्मक बुद्धि के कौन से घटक के अंतर्गत? एक तो है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक जागरूकता इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है जो खुद पे कंट्रोल करे, खुद की भावनाओं को समझे, वो आता है अंतर्वैयक्तिक। और जो दूसरों के बारे में, दूसरों की भावनाओं को प्रतिबंधित करे, वो किसमें आएगा? अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन में। फिर अपना नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा है जो किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में, अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जब आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी व्यक्ति को दी जाती है, समूह चर्चा द्वारा दृष्टिकोण में परिवर्तन की वकालत, उसकी अभिवृत्ति और विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है तो दृष्टिकोण में अधिक परिवर्तन होता है। कौन सा है जो दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? आकर्षक और प्रभावशाली जानकारी भी लाएगी, समूह चर्चा भी लाएगी, लेकिन जो ये प्रतिबद्धता है उसकी अभिवृत्ति और विश्वास से संबंधित जन प्रतिबद्धता, ये है जो नहीं लाएगी, ये है जो दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाएगी।
और सक्रिय है तो अपने आप भी आएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विप्रेरणा प्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष में संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग प्रदान करती है। हम किसी कार्य को कर रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं, उसमें बने हुए हैं, अपन थक नहीं रहे, अपना मन कहीं नहीं और नहीं जा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसी को बोलेंगे अपन रुचि। ऐसा रुचि के कारण होता है, किसी चीज में अपनी रुचि होती है तो उसको अपन बिना थके लगातार काम को करते रहते हैं। इसमें अपना आंसर हो जाएगा रुचि। फिर अपना नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए, कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? कौन सा है? संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण, उपचारात्मक अनुदेशन। इसमें ए, बी और सी तीनों के तीनों जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी है, लेकिन उपचारात्मक अनुदेशन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। उनको उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत नहीं होती है जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन संवर्धन कार्यक्रम क्या होता है? इसका राइट आंसर तो अपना हो जाएगा ए, बी, सी। ये सी नंबर क्या होता है इसमें? समग्र शिक्षा, जैसे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां, अन्य शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं पढ़ाई के अलावा, जैसे खेल कूद, वो उनमें रखना। फिर त्वरण में इसमें कोई कौशल की जानकारी देना, इसके अंतर्गत क्या होता है? कौशल की। और पुल आउट के अंतर्गत होता है सकारात्मक सोच, उसको सकारात्मक बनाना, सकारात्मक दृष्टि। ये सब उनके लिए जरूरी है जो प्रतिभाशाली होते हैं। ये अपने थे, इसका राइट आंसर ए, बी, सी हो जाएगा। ये अपने 20 क्वेश्चन थे साइको के, जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आते हैं। फिर अपन नेक्स्ट साइको के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पहले पेपर और रखे हैं, उनके आंसर अपन करने की कोशिश करेंगे। चलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।